प्यारे प्रतिभागियों, नमस्कार। कल हमने उपसर्ग के टॉपिक को समाप्त किया था। 3 भागों में उपसर्ग हमने पढ़े थे और उसके पश्चात आज हमने कुछ उसकी आपने तैयारी की है, उसके आधार पर आप देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। तो इन उदाहरणों में आप उन सब का उत्तर देंगे। निश्चित रूप से उसको पढ़ा है तो इनका उत्तर आप देंगे और रीट की एग्ज़ाम में सिर्फ इस तरह का ही प्रश्न आएगा जिसमें केवल ये पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उसके लिए मैंने जो आपको उपसर्गों को पढ़ाते समय बताया था कि जैसे इकारांत उपसर्ग है, उनमें ई आ सकता है, दीर्घी का प्रयोग हो सकता है, यण संधि के रूप में ये का प्रयोग हो सकता है, आद्याक्षर हो सकता है। उसके अनुसार अगर हम सारे उदाहरणों को देखते हैं तो निश्चित रूप से हम उत्तर देंगे। एक दूसरा और बताया था, जैसे सम उपसर्ग था। सम में आप मैं भी देख सकते हैं, उसके साथ अनुस्वार का प्रयोग भी हो सकता है। सम का मैं पूरा भी हो सकता है, उसमें किसी स्वर का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके आधार पर हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह का आने पर बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि गिने चुने 22 उपसर्ग है और उनका निश्चित भी है कि वी में वी होगा, दीर्घिकार होगा या व्यय होगा। उसके आधार पर हम आराम से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मुश्किल से कुछ उदाहरण, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे आपस में मिले हुए हैं, जैसे नी और निस, निर मिले हुए हैं। जैसे आपका ये प्र और प्रति भी कुछ समानता लिए हुए हैं। ऐसे उपसर्गों में निश्चित रूप से कुछ जो अंतर दे रखा है उनको अच्छी तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरे के पूरे उपसर्ग के उदाहरणों को राइट कर सकते हैं इस रीट की एग्ज़ाम के लिए। और आगे की जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए मैंने जो चीज़ें आपको बीच में बताई थी कि भाई ये कब नहीं हो सकता है, किस स्थिति में ये उदाहरण नहीं होगा और कौन सा उदाहरण इसका है कौन सा नहीं है, उसके बारे में जो पढ़ा हमने कि भाई जैसे मान लो प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग में 4 ऑप्शन उसने दे दिए जैसे मान लो, तो वहाँ पर हमको याद रखना है कि प्र से प्रारंभ होने वाली जैसे क्रियापद है, तो वो क्रियापद जो लिखा हुआ है आपका, इसका मतलब वो आपका प्र उपसर्ग नहीं होगा। जैसे मान लो हमने एक उदाहरण ऐसा लिया, जैसे इसको ही लिया, प्रच्छनम लिया, इसी तरह जैसे पृष्ठा लिया, जैसे पृष्ठव्य लिया, जैसे प्रथितम लिया या प्रथयति लिया। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें जो प्र से तो प्रारंभ हो रहे हैं। तो जब उस तरह का जो कठिन प्रश्न आता है उपसर्ग का, तब ये भी निश्चित याद रखना चाहिए कि कौन से प्र उपसर्ग के उदाहरण नहीं होंगे। प्र उपसर्ग का हम उदाहरण चेक करते हैं तो उसमें देखिए जैसे अब प्र उपसर्ग का कौन सा नहीं होगा और कौन सा होगा, ऐसा जब प्रश्न आता है तब थोड़ा सा ऐसे पढ़ें कि जैसे मान लो प्रच्छ धातु आती है, प्रथ धातु आती है, इनसे बने हुए जो शब्द हैं वो प्र उपसर्ग के उदाहरण नहीं होंगे। तो इस तरीके से इनको याद रखना है। एक दूसरा क्या होता है, कभी कभी अगर कुछ ज़्यादा ही जटिल क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसमें यह है कि जैसे उपसर्ग का क्रियायोग्य लिखा है। हालांकि ज़्यादातर परीक्षाओं में सामान्य प्रश्न उपसर्ग के पूछे जाते हैं, इतने जटिल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम कल्पना करें कि मान लो इस तरह का भी कोई ज़्यादा जटिल क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले देखो, प्रथम दृष्टि में तो उपसर्ग की जो परिभाषा पढ़ी आपने, उपसर्ग का क्रिया योग है, तो वहाँ निश्चित है कि वो क्रिया का योग होने पर ही उपसर्ग माना होगा। दूसरा, उस धातु से बनने वाला शब्द उसके साथ जुड़ा होगा, या फिर वो उपसर्ग किसी दूसरे के साथ जुड़ करके दूसरी क्रिया के साथ आ रहा है तब वो नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कहा प्रवृद्धम कृतम प्रकृतम, तो अब ऐसे डिटेल करके समझाया गया तो इसका मतलब जो प्र लगा हुआ था वो वृद्धम के साथ लगा हुआ था, तो अब वो वृद्धम शब्द का लोप होकर के प्रकृतम लिखा है तो इसका मतलब वहाँ प्र उपसर्ग नहीं मान्य होगा, फिर वो उपसर्ग की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये बड़े स्तर पर जब उपसर्गों के क्वेश्चन होते हैं तब इस तरीके से उनको हल करना होता है। लेकिन सामान्य जिन एग्जाम को जो नज़दीक जो परीक्षाएं हैं और जिसके लिए अपन इसकी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ ये चीज़ ही इसके आधार पर आप राइट कर सकते हैं, और विशेष रूप से थोड़ा सा ऐसा भी हमको पढ़ लेना है जो मैंने उस टाइम पर आपको बताया था। तो आज के ये 30 उदाहरणों में हम कुछ देखिए हल कर रहे हैं। पहला उदाहरण देख रहे हैं आप, व्यवहरणम लिखा है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, एक उपसर्ग है या 2 उपसर्ग है। तो उसके रूप में देखिए यहाँ ये दोनों, यहाँ पर वी और औ 2 उपसर्ग है, हरणम एक शब्द है। इसलिए याद रखें, कभी इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि
उपसर्ग कितने हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं, तब थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर उपसर्ग के जो 22 उपसर्गों की दृष्टि से दूसरा जो शब्द बन रहा है पहले के अलावा, और यदि वो 22 उपसर्गों के साथ उसका नाम मैच कर रहा है, इसका मतलब वो हो सकता है उसके पीछे एक शब्द को देखें। तो यहाँ वी और अब 2 उपसर्ग हैं। दूसरा है जैसे अब देखो व्याप्ति, व्याप्ति के रूप में अब सस्पेंस हो जाता है कभी कभी कि इसका मतलब यहाँ एक ही उपसर्ग होगा या 2 होगा। तो अब इस जगह पर केवल एक उपसर्ग है, क्योंकि आप एक धातु है और उसके साथ जब कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो आप्त बनता है, जब तिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपती जोड़ता है। तो याद रखो जब भी आप्त या आपती शब्द पीछे जुड़ा है तो उसमें आ उपसर्ग सम्मिलित नहीं है। वैसा जब आ उपसर्ग मैंने आपको पढ़ाया तब भी बताया था कि भाई आप धातु आ जाती है, अस धातु आती है या आस धातु आती है, तब वो आ उपसर्ग नहीं है। इसलिए यहाँ एक उपसर्ग है वी। तो याद रखो जहाँ आपती जुड़ा हुआ है, आप जुड़ा हुआ, जैसे व्याप्ति, समाप्ति, समाप्त, व्याप्त, इस तरह के शब्द, उनमें एक ही उपसर्ग माना जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, समस्त। अब यहां भी देखो समस्त ऐसे, अब यहां तो सिर्फ एक ही उपसर्ग के रूप में दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके पीछे अस धातु से कत प्रत्यय, और ऐसे कोई अस के रूप में कोई उपसर्ग भी नहीं है। चौथा जरूर कठिन सा नजर आता है, प्लायते लिखा है। उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग है भी कि नहीं है, ऐसा भी प्रश्न कर देता है। तो वहां पर अब याद रखना है कि ये जो लय आएगा इसके पीछे अयते जब आ जाए तो ये रे वाले जितने भी उपसर्ग है, प्र हो, परा हो, निर हो, दुर हो, उनके साथ लय आता है। इसलिए ये प्र उपसर्ग है यहाँ, प्र अयते। अगर ये प पूरा हो तब वहां परा उपसर्ग है। जैसे मान लो इसको पलायते करें तो वहां परा उपसर्ग है। इसलिए याद रखें अयते जब पीछे जुड़ा है और अगर लय आ रहा है तब वो रे वाला उपसर्ग होगा। इसके बाद देखो प्रास लिखा है, अनुप्रास अलंकार होता है जैसे, तो अनुप्रास में अनु और प्र 2 उपसर्ग है, प्रास में सिर्फ प्र उपसर्ग है, क्योंकि वहां भी पढ़ा है मैंने आपको कि भाई जो अस धातु है या आस धातु है उनमें आ उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहां प्र उपसर्ग है। इसके बाद लिखा है संजानानाति। जानाति एक क्रियापद है, जानता है, सम्यक रूप से जानता है। तो अब यहां सम उपसर्ग है। मैंने बताया था आपको कि सम उपसर्ग में मैं भी आ सकता है, अनुस्वार भी आ सकता है और उसके पीछे पंचम वर्ण आ सकता है, लेकिन उसी लाइन का अक्षर पीछे होना चाहिए तब वो पंचम वर्ण होगा। तो संजानानाति में सम उपसर्ग है। अपेक्ष में देख रहे हैं, देखिए कभी प्रश्न आता है बताओ इसमें उपसर्ग है कि नहीं है, तब याद रखो कि अगर ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसका मतलब वहां उपसर्ग साथ में है, और उसके साथ अब अप इक्ष है, गुणसंधि भी है और उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है। कई बार ऐसे भी प्रश्न देखे गए कि संधि और समास दोनों किसमें है, संधि उपसर्ग दोनों का प्रयोग किसमें हुआ है, तो इस तरह के भी उत्तर याद रखें। तो अप इक्ष है, इक्ष धातु से जब हम इस तरह का ल्यप प्रत्यय करते हैं तो अप इक्ष्य रहता है और उसको गुण करके अपेक्ष हो जाएगा। इसके बाद अगला है समाकलनम। अब देखिए यहां 2 उपसर्ग हैं, सम और आ। कलनम, कलनम एक स्वतंत्र शब्द है, जैसे पढ़ते ना विकलन, विकलनम, तो वहां वी उपसर्ग जुड़ गया। यहां सम और आ 2 उपसर्गों का प्रयोग है। अगला उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, उपेत्य स्पष्ट है। ऐसे उदाहरणों को देख लें, वहां दोनों आपके दोनों ऑप्शन राइट हैं। वहां प्रत्यय भी आप अच्छी तरह से ये तैयार हो रहा है आपका कि यहां ऐसी स्थिति में आपको ल्यप प्रत्यय बताना है जब लास्ट में यह हो, उसके पीछे कोई स्वादि कार्य नहीं हो, यानी उसके पीछे न विसर्ग हो, न म हो, न आ हो। तो ऐसी स्थिति में अगर शुद्ध यह है उसके बाद में कोई नहीं है तो वहां वो ल्यप प्रत्यय की पहचान है, और उसके साथ उपसर्ग अवश्य होता है, इसलिए उप उपसर्ग है और इत्य है ल्यप प्रत्यांत। तो इसको देखा आपने, इसको राइट किया तो ये भी राइट करोगे, ये ल्यप प्रत्यय है। यहां अनु उपसर्ग है और इस धातु है। ये उदाहरण मैंने जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि ये इस तरह का उदाहरण है जो वैसे तो लोट लकार का क्रियापद है लेकिन ये आ उपसर्ग से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां आ उपसर्ग। याद रखो इसमें आ स्वतंत्र नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे उदाहरणों को अच्छी तरह से एक अपवाद के दृष्टिकोण से अच्छी तरह से याद रखना है आपको, क्योंकि एक ही क्रियापद आ सकते हैं ऐसे, इसलिए यहाँ आ उपसर्ग बताना है। इसके बाद अभ्यस्त, यहाँ तो आपके 22 उपसर्गों में एक उपसर्ग आता है अभी,
इसलिए अभि, अस और कत। इसके बाद आगे लिखा अध्याय। अब याद रखो अधि नाम से एक ही उपसर्ग है, इसलिए यहां अधि उपसर्ग है। अध्याय लिखा, अध्येता लिखा, अध्ययनम लिखा, अध्यापनम लिखा, इनमें सब में अधि उपसर्ग है। अब कई बार ऐसे भी प्रश्न, जैसे उन्होंने कहा कि भाई अध्यानम, ये सेकंड ग्रेड आदि के लिए, कि भाई अब क्या है इसमें, कौन सा उपसर्ग है कि नहीं है, अधि उपसर्ग का उदाहरण हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब यहां देखो ये ध्यान शब्द का विलोम शब्द है, दिख तो हमको अधि उपसर्ग जैसा नजर आ रहा है, तो यहां ये अधि उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ये ध्यान शब्द का विलोम शब्द है। इसलिए ऐसे जो उदाहरण है उनको हम, कि वहां कहाँ है या कहाँ नहीं है, तब याद रखो कि अधि उपसर्ग वहां नहीं होगा जब ए को अलग करने पर एक स्वतंत्र शब्द बच जाए, तब समझ जाओ वो उसका विलोम शब्द है। अगला देखिए संक्रमणम। स्पष्ट है स के ऊपर अनुस्वार है, सम उपसर्ग है, पीछे क्रमणम शब्द है। निरीक्ष में देखा जाए कि निर है कि नी है, तो या निर प्लस ईक्ष, ये भी लेप प्रत्यय है, इसलिए इक्ष धातु से लेप प्रत्यय होकर के ये पहले निरुपसर्ग है। वैसे तो निस और निर दोनों राइट है, लेकिन अधिक जब उसके रूप में देखा जाए तो वहां पर फिर उसको निर्भरना है। इसके बाद निष्क्रांत में भी निस और निर दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स के रूप में आपको निस उत्तर लास्ट में भरना। अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि कौन सा राइट है, निस और निर दोनों, अगर उसमें सी ऑप्शन में अगर ये लिखा आता है दोनों सही, यानी उभऊ ऑप्शन आता है, तब दोनों ही राइट होंगे वहां उसके साथ। इसके बाद आगे लिखा दुस्सहते। तो दुस्सहते में देखिए विसर्ग का प्रयोग है, विसर्ग के रूप में दुस उपसर्ग, लेकिन दुर के रे को भी विसर्ग हो सकता है, तो यहाँ दुस और दुर दोनों हैं, लेकिन फिर भी अधिक सामंजस्य या चार ऑप्शन ही दिए हुए हैं तब तो एक ही उत्तर भरना होता है, तब हम दुस का प्रयोग करेंगे। अवे ही, अभी पढ़ा था हमने ए ही, उससे पहले औ उपसर्ग, और तो ये ऐसा उदाहरण जिसमें दो उपसर्ग औ और आ, और लोट लकार की क्रिया है, मध्यम पुरुष एक वचन। आगे का उदाहरण देख रहे हैं हम, विलपनम। विलपनम स्पष्ट है वी उपसर्ग। इसके बाद दूसरा देखा सुमनायते। तो सुमनायते में सु उपसर्ग है, ठीक है, यह मनस शब्द के पहले सु का प्रयोग किया गया, सुमनायते। आगे पढ़ते हैं वर्णंत प्रक्रिया के अंतर्गत, जब उसमें एक प्रकरण आता है हमारा सिद्धांत कौमुदी के भाग 4 में, और वहाँ लिखा है ना स्वमनायत, लंग लकार में इसका प्रयोग लिखा था स्वमनायत। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि उपसर्ग के पश्चात अट का आगम होगा, इसलिए सु के पश्चात अट का आगम है, तो ये स्वमनायत लिखा है, इसलिए सुमनायते, यहाँ भी सु उपसर्ग है। इसके बाद लिखा है उन्नत, क्योंकि कुछ क्रियाएं नाम धातु के अंतर्गत पढ़ी गई। उन्नत में देखिएगा, उन्नत जब मैंने आपको उद उपसर्ग पढ़ाया तब मैंने कहा था कि उत भी हो सकता है, उद भी हो सकता है, उन भी हो सकता है, तो ये उन है इसलिए उन्नत, ये आपका उद उपसर्ग। इसके बाद लिखा है नियम्यते। नियम्यते, नी से 3 उपसर्ग होते हैं, नी निस निर। निस निर नहीं हो सकता क्योंकि यह है आगे, इसका मतलब नी उपसर्ग है। इससे आगे का देख रहे हैं अधीक्षते, अधीक्षक, अधीक्षणम, इसका मतलब ज्यादातर में ऐसा इकारांत में इक्स धातु के प्रयोग ज्यादा हो रहे हैं, तो याद रखो हमेशा इक्स धातु का ई दीर्घ होता है और उसके आधार पर वो कभी एक्सणम के रूप में प्रयोग नहीं होता, तो यहां दीर्घ हो रहा है इसलिए ये अधि उपसर्ग है। इसके बाद है विलिख्य। विलिख्य का मतलब समझ रहे हैं आप, लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय का मतलब उपसर्ग जरूरी है, और उपसर्ग में के नाम पर कौन आ रहा है आगे, वी उपसर्ग आ रहा है, इसका मतलब यहाँ वी। इसके बाद देखो थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है, प्रतितिक्षते। अब प्रति को देखकर प्रति उपसर्ग भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ तितिक्षा एक शनंत प्रकरण का एक प्रयोग है, और उसके साथ तितिक्षते जो प्रयोग लिखा है इसका मतलब यहाँ प्र उपसर्ग, और प्रतिकरोति में प्रति उपसर्ग, क्योंकि यहाँ प्रतिकार करता है ऐसा इसका अर्थ होगा। इसके बाद है अवाप्य। तो अवाप्य में आप, मैंने पहले पढ़ा है आपको आपति, इसका मतलब आपके साथ एक ही उपसर्ग मान्य होगा, और इसमें उपसर्ग कौन सा है हमारा,
औ। आगे का जब उदाहरण देखते हैं हम, पर्यावरणम, तो पूछता है कितने उपसर्ग है। वर्णम शब्द है, जैसे हमने बोला आवरणम, तो आ उपसर्ग, तो परि और आ दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ। पर्याय, पर्याप्त, इस तरह के सभी उदाहरणों में जब रे के पश्चात यह आता है वह इस तरह का उदाहरण। इसके बाद है विश्रमः। वि उपसर्ग है, श्रम धातु है, गह प्रत्यय के रूप में विश्रम, विश्राम शब्द का ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन वो उस पद को, विश्राम शब्द को अपाणिनीय माना गया है। शुद्ध पाणिनि की दृष्टि से विश्रम पद शुद्ध होता। इसके बाद है अनुदितः। अनु मैंने पढ़ाया था, अनु उपसर्ग क्या क्या बताया था। अनु में क्या हो सकता है, अनु उपसर्ग के उदाहरण किस तरीके से प्रारंभ होते हैं, या तो अनु हो सकता है, या अनु हो सकता है, या अन्व हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इस ए को आ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर हमको अनु उपसर्ग बताना था। अनुदित का मतलब हुआ अनुवाद किया गया, तो अनुवाद किया गया के रूप में इस तरह का। अगर इसको हम ऐसा लिखते हैं अनुदित है, और आप पूछते हैं क्या अनुपसर्ग है, तो इसका मतलब यहां अनुपसर्ग नहीं है। हालांकि अनु से स्टार्ट है, लेकिन यह अनुपसर्ग नहीं है, क्योंकि वहां भी मैंने आपको बताया था कि अनु के पश्चात अगर उ से प्रारंभ होने वाली कोई शब्द बन रहा हो क्रिया से, तब वो अनुपसर्ग नहीं होगा, तब वो उसका विलोम शब्द है। ये उदित का विलोम शब्द है, न उदित अनुदित। तो ऐसी स्थिति में याद रखें कि अनु में अगर रस्व उ है और उस उ से ही दूसरा पद स्टार्ट है, तब वो अनुपसर्ग का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से आप जो पीछे पढ़ा है उसके आधार पर आप ये सभी का उत्तर दे सकते हैं। यह भी पहचान सकते हैं कि ये इस उपसर्ग का उदाहरण है या नहीं है। तो आज हमने ये कुछ उदाहरणों के साथ उपसर्ग के टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं, और इसकी समाप्ति के अंतर्गत जितने भी ऐसे उदाहरण हैं उनको आपको इस तरीके से हल करना है। मैं समझता हूँ इस तीनों भाग को और इसके उदाहरणों को पढ़ करके आप निश्चित रूप से उपसर्ग के समस्त उदाहरणों को हल कर सकते हैं। रीट जैसी परीक्षा में तो निश्चित रूप से आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि निश्चित रूप से पूरे जितने भी उपसर्ग हैं उसमें यही पूछता है कि इसके आधार पर कौन सा उपसर्ग होगा, यही पूछा जाता है। उसमें कोई शब्द दे देता है, पैराग्राफ आता है आपके या श्लोक आता है, और उस पैराग्राफ से यही पूछा जाता है कि इस उदाहरण में कौन सा उपसर्ग है। तो हम ये तय कर लें कि जो आपने 22 उपसर्ग पढ़े थे उनमें मैंने मुश्किल से 3-4 शब्द लिखे हैं आपको कि भाई इस उपसर्ग में ये चीज़ें सामने देखनी है आपको, और इसके आधार पर ये उत्तर भरना है। इसके आधार पर पूरे उपसर्गों का आप उत्तर भर सकते हैं। अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन।